ओके, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कैसे रीडिंग का पीटी रीडिंग मॉड्यूल का स्कोर इम्प्रूव करना है। तो लास्ट टाइम मैंने रीड अलाउड रिपीट सेंटेंस से मैंने स्टार्ट किया था। मैंने बोला था कि आप जितने हो सके ना इतनी ज़्यादा रिपीट सेंटेंस कर लेना, तो लिसनिंग की प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहले लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है। अगर रीडिंग का स्कोर बढ़ाना है तो हमेशा लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है। लिसनिंग मतलब सुन के, ये रिपीट सेंटेंस सुनना है ना आपको। ऑब्वियसली आपको फिर उसको रिपीट करना है, पर उसको पहले सुनना है ना। तो ये एक ऑब्वियसली 10 to 15 वर्ड्स का होता है ना, अराउंड 8 to 15 वर्ड्स का। लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर ये वाले में आप बोर हो जाते हो ना कि रिपीट सेंटेंस करके कितना करेंगे, तो इसीलिए मैंने ये आज के 5 टास्क मैंने चूज किए हैं, जिसके साथ ये थोड़े एडवांस है लास्ट वाले करके। तो मैंने 2 स्पीकिंग में से उठाया है, 2 रीडिंग में से उठाया है, और बीच में मैंने रीड अलाउड डाल दिया है। तो हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी, जितनी हो सके इतनी। तो पहले ये सुन लेते हैं क्या है। मैं रीड कर लेता हूँ ना, तो ये आप पहले सुन लो। चलो पहले सुन It's an लेते हैं। article. I was asking myself this very question in the post office yesterday, standing in line waiting to sign for, as it so happens, an article. A postal article. Not the postal article. Now before we get ahead of ourselves, an article in English is a word that precedes a noun and simply indicates specificity. This sounds quite complicated, and to be honest, it's quite complicated to say without spraying everyone within 15 feet, but the concept's quite simple. The definite article in English is the word the and indicates a specific thing or type. For example, the train is an hour late. By contrast, the indefinite article in English is any of the words a, an, or, some, and the indefinite article indicates a non-specific thing. For example, would you please pass me an apple? We always precede a word with a if it doesn't start with a vowel sound. For example, take a hike. I'm spending a weekend at Bernie's, or there's a knight in shining armor. Similarly, we precede words with the indefinite article, and if they do start with a vowel sound, for example, an ostrich, an enormous mess, or an occupational health and safety policy. हाँ, ये है ऑब्वियसली इन हाईलाइटिंग करेक्ट वर्ड्स था। तो ये जितना हो सके ना, आपको जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रीडिंग का स्कोर तभी इम्प्रूव होगा जब आपकी लिसनिंग अच्छी होगी ना, तभी। अगर आप सुन पा रहे हो कि हाँ कौन सा वर्ड यहाँ गलत है, तो ये मैंने पहले इसलिए रखा है कि आप हर वर्ड पे अपना फोकस रखोगे। व्हाट्स एन आर्टिकल? आई वाज आस्किंग माई सेल्फ दिस वेरी क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि कौन से भी कई के भी वर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो आप हर वर्ड में फोकस करोगे। व्हाट्स एन आर्टिकल? आई वाज आस्किंग माई सेल्फ दिस वेरी क्वेश्चन इन द पोस्ट ऑफिस yesterday, standing in line waiting to sign for, as it so happens, an article, a postal article, not the postal article. Now before we get ahead of ourselves, तो आपको भी पता है ना ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पैराग्राफ है। तो आपको हमेशा ये सबसे पहले इससे शुरुआत करनी है। ऑब्वियसली मैं अगर आपको कुछ और बताऊंगा कि यूट्यूब में जाके भी आप स्टोरी सुन सकते हो, और वहां भी ऐसे सबटाइटल आते हैं ना, तो वहां भी देख सकते हो। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपको वो प्रैक्टिस नहीं होगी कि कौन सा वर्ड को मुझे चूज करना है, और स्कोरिंग भी ऑब्वियसली पता नहीं पड़ेगी। तो आप सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, हाईलाइटिंग करेक्ट वर्ड। अब क्योंकि रिपीट सेंटेंस कर करके कितने करोगे, ऑब्वियसली इसमें लिसनिंग की प्रैक्टिस हो जाती है, स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो जितना हो सके यहाँ ये पैराग्राफ को जितना हो सके उसको आपका लिसन करना है, ठीक है। अगर यहाँ आप हर वर्ड में फोकस कर रहे हो, तो आपको आदत हो जाएगी कि पैराग्राफ कैसे लिसन करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, कहाँ गलतियां हो सकती है। और अपने आप ही सारे के सारे, जैसे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, ये पैसिव में है। तो आपको अपने आप ही, जब आप ज्यादा इंग्लिश लिसन करते हो, तो अपने आप ही रीडिंग की कॉम्प्रिहेंशन अपने आप अंदर चली जाएगी। तो ऐसा सेम टू सेम अगर आपको किसी ने दिखाया पैराग्राफ, तो उसको आप रीड भी कर सकते हो। अगर आपने लिसन किया हो गया है तो आप रीड भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आपकी फोकस बहुत ही ज्यादा रहेगी, इसीलिए मैंने इसको बिगिनिंग लेवल पे रखा है। ये फर्स्ट वाला टास्क है, ये जितना हो सके आपको उतना सबसे ज्यादा करना है। ये होने के बाद ये ऑब्वियसली लिसनिंग का है। एक और लिसनिंग का टास्क है, वो है फिलिंग द ब्लैंक्स, है ना। यहाँ आपको पता है कि मुझे सारे के सारे शब्द पे ध्यान नहीं देना है, मुझे थोड़े शब्द पे ही ध्यान देना है। यहाँ ये बिगनिंग लेवल में है, तो सारे के सारे शब्दों पे ध्यान देना है। ये इसीलिए मैंने पहले रखा है कि मैंने अभी आपको बताया कॉम्प्रिहेंशन लेवल,
आपकी स्पीड, आपका फोकस, सब यहाँ जो भी फंडामेंटल यहाँ जरूरत है ना, जिसकी जरूरत यहाँ है वो सारी चीज ये फुलफिल कर देगा पहले। तो आपको ये टास्क सबसे पहले करना है। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, मैं ये सब रीडिंग के लिए बता रहा हूँ। हाँ, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, उसके बाद आपको करना है फिलिंग द ब्लैंक्स। और फिलिंग द ब्लैंक्स में प्रॉब्लम ये है कि ऑब्वियसली आपको 60 to 70% अराउंड इसी में से आता है ना, प्रेडिक्शन में से ही आता है। तो आप ट्राई करना कि जो भी आंसर्स है वो ऑलरेडी आपको उनके स्पेलिंग, स्पेसिफिकली ये वर्ड्स के तो स्पेलिंग आपको पता होने ही चाहिए, और वर्ड्स के स्पेलिंग पता हो ना हो, ये सारे वर्ड्स तो जितना भी नेक्स्ट नेक्स्ट करके सारे के सारे स्पेलिंग का लिस्ट बना देना, है ना। जितना हो सके उतने सारे स्पेलिंग का लिस्ट बना देना। सर्च, हॉस्टाइल, ऑब्जेक्टिव, फॉर्म्स, अगर आपको पता नहीं कि इसको बोला कैसे जाता है तो यहाँ से क्लिक करके आप यूएस और यूके दोनों का, यूएस वाला कैसे बोलता है और यूके वाला क्या बोलता है। हाँ, तो आप जितना भी हो सके उतने सारे के सारे वर्ड्स का लिस्ट बना देना यहाँ से ही ऑलरेडी। हाँ, एक और चीज, भले ये लिसनिंग की फिलिंग द ब्लैंक्स है, पर फिर भी आपको हो सके ना आप घर पे इसको रीड अलाउड कर देना पूरा पर। ऑलमोस्ट एवरीवन हैज हर्ड ऑफ द लंदन स्टॉक एक्सचेंज, but relatively few know anything about the London metal and commodity exchanges. Yes, yet these markets have a greater influence on world economies because they set global prices for some of the essential raw materials for industry and food manufacture. तो ये अगर आपको दिया गया है, ऑब्वियसली आप गूगल में जाके कोई बुक में से कैसे पढ़ोगे। तो भले ये हाईलाइटिंग करेक्ट वर्ड्स है और आप एक एक करके यहाँ चूज कर रहे हो, यहाँ ऑब्वियसली लास्ट में स्कोर मिल जाएगा, आंसर देख लेंगे, पर फिर भी आपको ऑब्वियसली एक पैराग्राफ मिला है तो आप रीड अलाउड कर ही देना इसको। ऑब्वियसली रीड अलाउड में करके करके मतलब सारे के सारे खत्म कर सकते हो आप, पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। तो हो सके तो यहाँ ऑप्शन में दिए गए तो ये वाले सारे के सारे पैराग्राफ आपको रीड कर देने हैं। भले ये टाइप रीड अलाउड का नहीं है, फिर भी आपको रीड कर देना है। पहले हाईलाइटिंग करेक्ट वर्ड्स खत्म कर देना, आंसर स्कोर निकाल लेना, फिर से इसको रीड कर देना ओपन करके। सेम टू सेम इसमें करना है, पर इसमें एक ही चीज ऐड करनी है आपको कि ये सारे के सारे जो वर्ड है ना उनको आपको लिस्ट बना देना है। और फिर 3 चीज करनी है, पहले तो इसकी टेस्ट दे देनी है, फिर सेकंड उसका लिस्ट बना देना है, और थर्ड लास्ट में क्या करना है, उसको रीड अलाउड कर देना है। तो बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन, फोकस, आपकी लिसनिंग, आपकी रीडिंग, आपकी स्पीड सब एक साथ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना हो सके, मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया था लेकिन आपने किया नहीं कि ऑब्वियसली बहुत सारे है ना, तो आप अकेले भी कर सकते हो या आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ से लाइक क्लोज कर दो। हाँ, तो अगर आपको ऐसा ही किया कर करके कितना करेंगे, बहुत सारे है ना, ये तो अराउंड 227 है ना। तो यहाँ 36, 71, पहले मैं देख लूँ यहाँ न्यू में से कौन है। तो न्यू करके यहाँ स्टार्ट कर सकते हो आप, यहाँ नंबर के 276 में कितने वर्ड्स हैं तो उसका लिस्ट बना देना। 275 to 69 ऐसा करके आप कर सकते हो, या तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर कर सकते हो आप। 5 फ्रेंड्स का ग्रुप बना देना जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनको बोल देना कि मैं 36 से लेकर 110 तक के सारे वर्ड्स का लिस्ट बना रहा हूँ, है ना। सनफ्लावर्स में कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। इसको क्लोज कर दो, तो यहाँ देख लेता है डिपिक्शंस, रिपीटेशन, क्यूरियस, एक्सटेंसिव, ओरिजिनल, ये सारे के सारे का लिस्ट बना देना है ना। आपको प्रोनाउंस भी कर देना है, उनका स्पेलिंग भी लिख देना है, और लास्ट में इनको रीड अलाउड भी कर देना है। तो कोई एक फ्रेंड ऐसे 20 फिलिंग द ब्लैंक्स के ऐसे वर्ड्स बनाएगा, दूसरा और 20 बनाएगा, तो 10 मिलके 200 एक साथ खत्म कर सकते हो। बाकी हर रोज टाइम वेस्ट हो जाएगा इसी में ही कि आप वर्ड्स की लिस्ट बना रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हो सकता, चलो एक कर लेता है ऐसा वाला। नेक्स्ट में कुछ प्रॉब्लम है। Green chemistry is a concept designed to develop technologies which allow chemistry to be practiced with minimal damage to the environment or in an environmentally compatible way. यहाँ बहुत कंप्यूटर ऑडियो मैंने ऑन किया है ना, तो लैपटॉप की आवाज कम हो गई है। तो मैंने ऑब्वियसली क्या करना है, पहले टेस्ट दे देनी है,
फिर वर्ड्स का लिस्ट बना देना, लास्ट में रीड अलाउड कर देना है, ठीक है। उसके बाद जाना है, ये मैं सब रीडिंग का स्कोर इंप्रूव करने के लिए बोल रहा हूँ। रीडिंग का स्कोर तभी इंप्रूव होगा जब लिसनिंग का स्कोर इंप्रूव होगा, तभी रीडिंग का स्कोर इंप्रूव होगा, क्योंकि लिसनिंग में हमेशा ज्यादा मार्क्स आएंगे, ये स्पीकिंग वाले टेस्ट में हमेशा ज्यादा आएंगे अगर आप फोकस्ड हो तो। ऑब्वियसली रीडिंग सबसे टफ है। अभी है रीड अलाउड। तो आज थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले। न्यू में आया है कोई? वही है, तो भी बिल से प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं प्रोनाउंस कर देता हूँ। सबसे पहले ऑब्वियसली 35 सेकंड्स मिले तो आपको क्या करना है, एस्टैब्लिशमेंट, लैंडस्लाइड, हैजार्ड्स, सर्व्स, न्यूमरस, आइडेंटिफाई, कम्युनिटीज, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। तो जो वर्ड आपको नहीं, ऑब्वियसली यहाँ 15 सेकंड्स अभी भी बाकी, तो आप फिर से रिवीजन कर सकते हो। जो वर्ड आपको ऑलरेडी पता नहीं है वो आपको ढूंढ लेना है बहुत ही ऐसे कर्सर से, एकदम स्पीड में जाके कर्सर से जाके सारे के सारे वर्ड ऐसे। ये पूरा का पूरा रीड करने मत बैठना, पूरा का पूरा वर्ड सारे के सारे देखने जाओगे तो यहाँ 35 सेकंड्स यहाँ पहुंचते पहुंचते भी खत्म हो सकती है ना, अगर आप बिगिनिंग लेवल पर हो तो। तब हो सके तो जितना ज्यादा हो सके हाँ ऑब्वियसली अभी स्पीड की प्रॉब्लम है ना, कुछ लोग धीमा धीमा बोलते हैं, कुछ लोग मीडियम बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और ज्यादा ही फास्ट बोल जाते हैं। तो मोस्ट स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन होगा कि सर नॉर्मल स्पीड कौन सी है? तो नॉर्मल स्पीड मतलब ऐसी कोई स्पीड होती नहीं, जहाँ पॉज लेना है वहां पॉज लेना, लेकिन फिर भी मैं आपको एज ए मीडियम, एज ए कंप्यूटर को समझ में ऐसे कैसे बोलना मैं आपको बता देता हूँ। The bill calls for establishment of the National Landslide Hazards Reduction Program within 1 year of becoming law. The program serves numerous functions, including to identify and understand landslide hazards and risks, reduce losses from landslides, protect communities at risk of landslides hazards, and improve communication and emergency preparedness. तो ये जो हम नॉर्मल स्पीड में बोलते हैं, यही नॉर्मल स्पीड में आपको बोलना है। हाँ, अगर आप थोड़ा धीमा बोलते हो तो आपको थोड़ा स्पीड में बोलना पड़ेगा वो उसको कैचअप करने के लिए। अगर आपको ज़्यादा फास्ट बोल जाते हो तो आपको थोड़ा स्लो करके उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपकी आदत ही है कि गुजराती भी आप या हिंदी भी आप बहुत फास्ट ही बोल जाते हो, तो ये यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आप इंग्लिश भी बहुत फास्ट बोल जाओगे। तो आप ट्राई करना कि आप ऐसे बोलोगे, फ्लुएंसी इतनी भी फास्ट नहीं होनी चाहिए कि कंप्यूटर कैप्चर ही नहीं कर पाए। हाँ, तो एल्गोरिदम को भी पता होना चाहिए कि आप इतना धीमा तो बोल ही रहे हो कि सारे के सारे वर्ड्स कैप्चर कर पाए वो। ठीक है, एक और रीड कर लेता है। मैं आपको बता देता हूँ कौन से वर्ड्स आपको ऐसे कैसे प्रिपेयर करना है। एग्रीकल्चरल, वेदर, डिप्लीशन, कोलैप्स, सॉइल, कॉम्बैट। अभी 25 सेकंड्स है, ठीक है। नेक्स्ट मैं प्रोनाउंस ही कर देता हूँ, पूरा नहीं पढ़ना। इनोवेटिव, फॉर्म, राइवल्स, एंट्रेंट, ओवरकम, पेटेंटेड, लीगली। बस इतनी स्पीड में आपको कर देना है, वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। जिन लोगों को ऑलरेडी इंग्लिश आता है उनके लिए तो ये बहुत ही क्लियर कट मार्क्स हैं। जो बिगनिंग लेवल पर है उनको बहुत ही प्रॉब्लम होगी इसमें। अर्बन फॉरेस्ट एक्सटेंशन, प्राइड, कम्युनिटी स्पिरिट, एनहांस, स्टेबिलिटी, अट्रैक्टिंग, ट्री लाइन स्ट्रीट्स, अपार्टमेंट्स, वुडेड एरियाज, लीजिंग, लीजिंग, प्रोडक्टिविटी, एब्सेंसेस। देखो ये हार्ड है, फिर भी यहाँ 15 सेकंड्स बचे, लेकिन ऑब्वियसली आपको थोड़ी प्रॉब्लम, अगर कोई ऐसा वर्ड आ गया तो वो 2-3 या 4 सेकंड भी ले सकता है। तो आप ट्राई करना कि 35 सेकंड्स मिला है, तो अगर 10 भी वर्ड यहाँ डिफिकल्ट है तो आपको 3-3 सेकंड मिलेगी। तो आप ऐसा कर सकते हो। भले ही 4 लाइन का है और ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ड तो ऑब्वियसली नहीं, अगर आपको पता नहीं है तो आप बिगनिंग लेवल पर हो, पर 3 2 या 5 वर्ड्स, ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ड्स आपको नहीं पता होनी चाहिए कि इसको कैसे करना है। तो 5 वर्ड भी सोचोगे आपको हर एक वर्ड में 7 सेकंड्स मिलेगी। 35 होते हैं ना मोस्टली यहाँ, तो हर एक किसको बोलना नहीं आता तो इसको क्या स्पी स्पी री 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 टी 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 ऐसा करोगे, फिर भी 5 सेकंड यू है अभी तो आप इसको प्रोनाउंस करने का ट्राई कर सकते हो। या उसको फिर अगर ऐसा है कि 5 सेकंड हो गई और आपको पता नहीं कैसे करना है तो उसको स्किप कर देना, उसको बोलना ही मत। ठीक है, एक और देख लेते हैं। रूट नेटवर्क, ये वाला किया गया है ना हमने। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, एनकम्पस, विजिबल, विजिबल, डेजर्ट्स,
mesquite, बस इतना ही है, अभी 20 सेकंड्स बाकी है। इसको नॉर्मली कैसे रीड करते हैं? The network of roots that plants use to absorb water and nutrients can encompass a space larger than the part of the plant visible above ground. The nature of this root system can help plants adapt to challenging environments such as deserts. For instance, mesquite trees can develop tap roots capable of digging more than 50 yards deep to reach water. ये थोड़ा मैंने फास्ट बोल दिया, थोड़ा, इसको कम होना चाहिए, ठीक है। एक और मैं आपको स्पीडली आपको प्रैक्टिस करना है। इंट्रोड्यूस्ड ब्रीफली, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, फिर है साइकोलॉजिस्ट, असेस, एबिलिटीज, कॉग्निटिव, इमोशनल डेवलपमेंट। अभी भी 50 सेकंड्स बाकी है, एक और कर लेता है लास्ट। The course considers thinkers responded, political problems, conversation, the justice, needs, democracy, relationship, individual, आप दो बोलोगे दोनों चलेगा, ठीक है। ये सारा हो जाए उसके बाद ही आपको स्टार्ट करना है कि हर रोज ही जितना ज्यादा हो सके ना आपको यहाँ स्पीकिंग में से उठा के फिलिंग द ब्लैंक्स और हाईलाइटिंग करेक्ट वर्ड्स, ये दोनों आपको कर देने, पहले हाईलाइटिंग करेक्ट वर्ड्स और लास्ट में फिलिंग द ब्लैंक्स। तो आपको लिसनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। जितना आप लिसन करोगे, ऑब्वियसली हम मूवी देखते हैं ना, कौन से लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, जिन लोग जो बहुत ही ज्यादा मूवीज देखते हैं या सुनते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास तो वो ऑप्शन है ही नहीं ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप कर सकते हो फ्री टाइम ये सब खत्म करके, लेकिन अगर हो सके तो यही पैराग्राफ जो आपको लिसनिंग की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ऑब्वियसली लिसनिंग यहाँ मिलेगी। तो जितना हो सके ना आपको लिसन करना है और फोकस रहना है कि यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ठीक है। कोई भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए। और लास्ट में आ गया अपना रीडिंग वाला। तो ऑब्वियसली लास्ट लेक्चर की तरह हम वही करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये वाला आंसर यहाँ क्यों आएगा और 3 आंसर क्यों नहीं आएगा। ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन होता होगा ना कि 4 में से एक ही क्यों आता है और 3 क्यों नहीं आते। तो आज मैं वो प्रैक्टिस कराऊंगा। पिछले लास्ट लेक्चर में मैंने वही किया था। तो यहाँ मैं सेकंड में चला जाता हूँ, सेकंड वाला नहीं, मिनी हेलीकॉप्टर लास्ट टाइम किया था। गुड लुक्स इन वोट्स, मैं आपको बताता तो यहाँ ये आंसर ही क्यों आएगा। सबसे पहले तो ये ध है, तो यहाँ हमेशा नाउन आएगा, ध के पास हमेशा। द सन, द डिफिकल्टी इज दैट ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। तो ये ना कॉलोकेशन है, द ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, की खूबसूरती जो देखने वाले में होती है ना। तो ये तो आप अगर क्या बोलते हैं उसको, अगर ये पढ़ा भी नहीं है ना आगे वाला, तो यहाँ से पता पड़ जाएगी। ये वाला तो द ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, ये तो यहाँ तो बिहोल्डर ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, ना बिल्डर आएगा, ना ऑडियंस आएगा, पीपल आएगा। ये तो अगर आपने इंग्लिश सुनना है ना तो ही आपको पता होगी। द डिफिकल्टी इज, तो यहाँ हो सकता है, इट इज टेम्पटिंग टू ट्राई टू प्रूव दैट गुड लुक्स विन वोट्स एंड मेनी एकेडमिक्स हैव ट्राइड। कि अगर आपके पास अच्छा लुक है ना तो आप हमेशा कुछ ना कुछ हासिल करते हो। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, तो ये वाला ट्रिक किया, यहाँ डिफिकल्टी भी आ सकता है। द कॉन्सेप्ट इज दैट ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। हाँ, पर प्रॉब्लम है कि इट इज टेम्पटिंग। तो टेम्पटिंग ना थोड़ा मतलब न्यूट्रल नेगेटिव टाइप वर्ड है ये वो। तो यहाँ मैं इसी को लेकर ट्राई करूंगा कि यहाँ मैं एज ए थोड़ा नेगेटिव टाइप वर्ड यूज करूँ। तो इसीलिए मैंने, अगर मैं होता तो ये टेम्पटिंग को देख के डिफिकल्टी ही यूज कर, मतलब चूज कर लेता। भले मुझे कंफ्यूजन होता, शायद गलत था, 100% तो नहीं, पर अराउंड 40% में ट्राई करता कि इसमें डिफिकल्टी में डाल दूँ। फिर है, यू कैन नॉट बी होल्ड पॉलिटिशियंस फेस विदाउट वेल ऑफ एक्सटेनियस प्रेजुडिस गेटिंग इन द वे। Does George Bush possess a disarming grin or a facetious smell? यहाँ स्मेल की बात नहीं हो रही ना, यहाँ लुक की बात हो रही है, तो स्मेल आएगा नहीं। कंप्लेक्शन, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, लेकिन आपको हो सकता है कि यहाँ डिसआर्मिंग, ग्रीन, फेशियस वर्ड्स का यूज किया गया, तो यहाँ भी कुछ ऐसा कंप्लेक्शन होगा।
लेकिन ये वाला नहीं आएगा। बींज वॉच तो करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा करते हैं वो, तो एक की वजह स्मर्क। इट्स हार्ड टू फाइंड एनीवन। अभी अभी मैंने 2-3 दिन पहले ऑनलाइन लेक्चर में बताया था और ऑफलाइन लेक्चर में बताया था कि अगर लास्ट में सब खत्म हो रहा है तो मोस्टली एलवाई होगा एज वेल एज, लेकिन यहाँ सारे के सारे एलवाई वाला है, तो आपको फिर आगे का सेंटेंस देखना पड़ेगा। इट्स हार्ड टू फाइंड एनीवन हु कैन लुक एट द प्रेसिडेंट विदाउट असेसिंग हिम पॉलिटिकली एज वेल एज, कि हम उसको पॉलिटिकली भी देखेंगे किसकी पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, कौन सा वाला है। और यहाँ लुक्स की बात की गई है, लुक्स की, तो यहाँ तो मैं अभी ये भी डाल सकता हूँ कल्चरली, कि वो कौन कौन सी जाति का है, ये सब वो सब है। पर यहाँ लुक्स की बात की गई है, तो लुक्स में यहाँ फिजिकली या इंडिविजुअली हो सकता है, लेकिन यहाँ एज अ जनरल बात हो रही है कि जब आप प्रेसिडेंट को देखते हो तो आप उसको पॉलिटिकली भी देखते हो और फिजिकली भी देखते हो। ये बहुत ही अजीब आंसर है, पर यहाँ फिजिकली आएगा, फिजिकली या इंडिविजुअली हो सकता है। तो इंडिविजुअली आप मतलब प्रेसिडेंट को नहीं देख सकते, है ना, तो फिजिकली सबसे बेस्ट सूट हो रहा है यहाँ लुक्स के कारण। हाँ, नेक्स्ट करते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे आंसर, यहाँ यही आंसर ही क्यों आएगा, कैसा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बट द ग्रेट boulevards we admire today are relatively new and were constructed, passive sentence, to prevent any more barricades। यहाँ है पैसिव, तो मैं आपको बता देता, देखो ये है पैसिव हैज बीन, यहाँ है पैसिव हैज बीन डिटरमिन्ड, यहाँ है पैसिव वर कंस्ट्रक्टेड। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ है पैसिव, यहाँ है पैसिव, यहाँ है पैसिव और यहाँ है पैसिव, तो यहाँ पैसिव ही आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सारे के सारे पैसिव है, तो मैं ये छोड़ रहा हूँ, मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ क्योंकि ये पूरा पूरा रीड करना पड़ेगा। फिर क्या है, द अर्लियर पेरिस हैड बीन इन पार्ट ऑफ, तो यहाँ कौन सा है, मेज का मीनिंग क्या है कि वो भूलभुलैया होती है ना, वो स्ट्रीट, और एलिवेज वो स्ट्रीट वाली भूलभुलैया थी अर्लियर पेरिस, तो उसके जैसे ही थी। तो एज इफ का मीनिंग है कि मैं जैसे से गैस कर रहा हूं, तो वो तो फैक्चुअल बात हो रही है ना, पेरिस ऐसा ही था। तो यहाँ दो में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इन पार्ट और जस्ट एज में। The earlier Paris had been just as a maze of narrow streets and alleyways, ये भी सूट हो रहा है। The earlier Paris had been in part a maze of narrow street and alleyways। अगर मैं होता तो मैं just as a टिक करता, पर यहाँ in part आ रहा है, तो ये बहुत बहुत ही टॉपिक स्पेसिफिक है, बहुत हार्ड है। और but you can imagine that work was not only highly expensive but caused great distress among the 500,000 or so residents whose houses were, बस ऐसे ही जला दिए गए थे, बट सिंपली ऐसे ही जला दिए गए थे, ऐसे ही सिंपली। and whose neighborhoods disappeared। what is done cannot usually be undone, especially when buildings are torn। तो बिल्डिंग्स कैसे, बिल्डिंग्स को टॉन का मीनिंग है कि उसको खत्म कर देना, मतलब गिरा देना, तो ऑब्वियसली बिल्डिंग तो नीचे गिरती ना, टॉन डाउन, टॉन अप नहीं होती, टॉन अक्रॉस भी नहीं होती, टॉन बिटवीन भी नहीं होती। बस एक ही आंसर आएगा इसमें, ये इजी है, ये वाला भी इजी था, ये दोनों में लोचा है, ये वाला तो लोचा ही वाला है। ये वाला देख लेते हैं अभी। Paris is very old, there has been a settlement there for at least 6,000 years and its shape has been determined in part, यहाँ देख ये रहा in part, by the river Seine, and in part यहाँ ये रहा in part फिर से। तो ये वाला देख के मैं यहाँ in part ही डाल दूंगा, क्यों मैंने आपको बताया कि ये वाला जो राइटर है ना, उसने बार 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 पैसिव सेंटेंस लिखे हैं, पैसिव सेंटेंस पैसिव सेंटेंस पैसिव सेंटेंस, सारे के सारे पैसिव सेंटेंस हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, इसको पता ही नहीं है लिख क्या रहा है, पहली बात तो ये अगर इसने एक ही सेंटेंस में 2 बार ये इन पार्ट यूज किया गया है, तो इसका मीनिंग उसको पता नहीं है, फिर से यूज करेगा ही। तो मैं वो सोच के, बस ऐसा ही सोच के मैं यहाँ डाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 ऑप्शन थे, इसलिए अगर मुझे एक ऑप्शन ऐसा लगा यहाँ जस्ट एज ही आएगा तो मैं जस्ट एज डाल दूंगा यहाँ। अगर मुझे ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है जस्ट एज, पर राइटर कोई मुझे साइन दे रहा है कि मैं ये वाला वर्ड बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ, तो मैं उसी के हिसाब से फिर लिखूंगा, है ना, यहाँ इन पार्ट डाल देता हूँ।
But the great bulwarks we admire today are relatively new and were constructed to prevent any more barricades being created. बीन के पास हमेशा हैव, हैज, हैड होते हैं, तो यहाँ हैड बीन तो आएगा नहीं, आगे हैड है ही नहीं, तो ये वाला नहीं आएगा. टू प्रिवेंट एनी मोर बैरिकेड्स टू बी क्रिएटेड, ऑलरेडी यहाँ टू है तो मैं टू बी करके ये वाला डालूंगा नहीं. बीइंग क्रिएटेड, वर्क क्रिएटेड के बीच में से आपको कंफ्यूजन हो सकता है. एक ऑलरेडी V2 आ चुका है तो मैं उस हिसाब से यहाँ बीइंग क्रिएटेड बैरिकेड्स डाल दूंगा. बैरिकेड्स को ना क्रिएट हो सके उसके लिए उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था. प्रिवेंट एनी मोर बैरिकेड्स बीइंग क्रिएटेड, है ना. ये वाला थोड़ा हार्ड था. नेक्स्ट है ओके, ये है बायोलॉजी का. ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑब्वियसली इट इज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन, है ना. कैसे लिखा है इसने, पास्ट टेंस में लिखा है. ही ऑब्जर्व दैट इंडिविजुअल्स डैश इन देयर इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड इंडिविजुअल्स की लोग अपने लक्षणों में कैसे होता है, लोगों के लक्षण कैसे कैसे होता है, डिफर. इंडिविजुअल्स डिफर with simple tense है यहाँ. Individuals differ in their inherited traits and that selection acts on such differences. यहाँ ये simple present tense, यहाँ simple present tense. Obviously यहाँ past में बात की गई क्योंकि ये factual चीज है इसलिए. Individuals differ in their inherited traits and that selection acts on such differences. तो ये factual, तो factual the sun rises in the east, वो factual है. तो is rising, rose ऐसा नहीं आएगा, ठीक है. वो फैक्चुअल है तो यहाँ प्रेजेंट टेंस और यहाँ भी प्रेजेंट टेंस ही आएगा. इंडिविजुअल्स तो धे में चला जाता है तो यहाँ डिफर आएगा, डिफर्स नहीं आएगा, ठीक है. वैसे तो अच्छा है कि यहाँ डिफर्स दिया गया ही नहीं है, लेकिन आप अगर टेंस क्लियर नहीं है तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है. इन द इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड द सिलेक्शन एक्ट्स ऑन सच डिफरेंसेस लीडिंग टू कैसा चेंज, हम मिशन को बोलते हैं ना रेवोल्यूशनरी मिशन, रेवोल्यूशन मिशन नहीं बोलते, रेवोल्यूशनरी मिशन बोलता है. तो यहाँ कैसा चेंज, इवोल्यूशनरी चेंज आएगा. तो ऐसा आपको बहुत ज्यादा कोलोकेशन की प्रैक्टिस करनी, ठीक है. फंडामेंटली रॉन्ग, आई एम एक्साइटेडली, नहीं ऐसा नहीं आएगा. केयरफुली ड्राइव, ऐसा मैं ऐसा बोल रहा हूँ. हाँ, वाई वाला और लास्ट में एज अ नाउन होगा. फंडामेंटली रॉन्ग ये वाला सबसे बेस्ट सूट हो रहा है, ठीक है. Although Darwin realized that variation in heritable traits is a prerequisite for dash, जरूरत है हेरिटेबल ट्रेट्स की जरूरत, वेरिएशन. ये अगर आप बायोलॉजी में हो ना तो यहाँ एवोल्यूशन ही टिक करोगे. अगर आप बायोलॉजी में नहीं हो तो आपको ऐसा लगेगा कि डेवलपमेंट भी आएगा, ग्रोथ भी आएगा, मैच्योरिटी नहीं हो सकता. ये बहुत जनरलाइज टर्म है. यहाँ साइंटिफिक वर्ड्स की बात हो रही है. तो अगर साइंटिफिक, मैंने आपको पहले भी बताया है, ऑफलाइन क्लास में मैंने बताया था कि अगर साइंटिफिक, ये पूरा साइंटिफिक, ऑब्वियसली ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बायोलॉजी सबसे वन ऑफ द टॉप 5 बुक्स में आती है ना. तो अगर ये पूरा साइंस बेस्ड है तो आपको यहाँ इवोल्यूशन ही चूज करना है. लेकिन आप देख लेना, हाँ आगे जाके, मतलब अगर कंफ्यूजन है कि इवोल्यूशन आएगा या डेवलपमेंट या ग्रोथ आएगा तो फिर इवोल्यूशन चूज करना है, क्योंकि पूरा साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा गया है. तो ग्रोथ कोई नहीं लिखता यहाँ. Did not know precisely how organisms pass heritable traits to their offspring. Offspring का meaning होता है generations. Just a few years after Darwin published The Origin of Species, Gregor Mendel wrote, थोड़े साल ही बाद ग्रेगर मेंडल ने कुछ लिखा. Just a यहाँ लिखा है, just a लिखा है इसलिए यहाँ few और लिटिल हो सकता. जस्ट लिटिल years आफ्टर, फ्यू या मोस्ट के पास ध आएगा और फ्यूअर के पास कोई भी आर्टिकल्स नहीं आते. तो यहाँ आपको फ्यू और लिटिल, फ्यूअर के पास कोई भी ए एंड ध आर्टिकल नहीं आता. मोस्ट के पास हमेशा, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट के पास हमेशा ध आता है. और फ्यू और लिटिल के पास हमेशा अ आर्टिकल होता है मोस्टली. तो यहाँ फ्यू और लिटिल, तो ईयर्स में फ्यू ईयर्स, ईयर्स में हमेशा फ्यू याद है.
मनी के पास हमेशा लिटिल आता है, आई हैव वेरी, पर यहाँ लिटिल वो यूज होगा भी नहीं। हाँ, ईयर्स की बात हो रही, फ्यू आएगा। हाँ, मेंडल ने कुछ लिखा था, पेपर लिखा था, तो पेपर के अंदर उसने क्या लिखा था? इन दैट पेपर, ऑफ दैट पेपर तो होगा नहीं, एट दैट पेपर तो होगा नहीं, विथ दैट पेपर तो होगा नहीं। अगर विथ दैट पेपर तो यहाँ कुछ उसने पेपर के साथ कुछ किया होगा, तो उसने पेपर के अंदर कुछ प्रपोज किया है। मेंडल प्रपोज अ मॉडल ऑफ इनहेरिटेंस इन व्हिच ऑर्गेनिजम्स ट्रांसमिट डिस्क्रीट हेरिटेबल यूनिट्स। उसने पेपर के अंदर कुछ लिखा था, पेपर के अंदर कुछ लिखा था। तो ये आप ट्रांसलेट करोगे तो आपको पता पड़ जाएगी कि यहाँ पेपर के अंदर कुछ लिखा है, तो यहाँ इन दैट पेपर ही आएगा। और क्या है? फुल स्टॉप, तो हमेशा यहाँ कंजक्शन हो सकता है। तो डार्विन के बाद मेंडल ने कुछ लिखा, पर मेंडल डार्विन को कुछ पता नहीं था जीन्स के बारे में। पर तो पर मतलब गुजराती में जो के बोलते हैं, धो या ऑल्दो हो सकता है, डिस्पाइट और इवन नहीं आएगा। तो ऑल्दो और हाउएवर में आप कंफ्यूजन हो सकता है कि ऑल्दो डार्विन डिड नॉट नो अबाउट जीन्स, तो ऑल्दो और हाउएवर। लेकिन हाउएवर का मीनिंग क्या है? अगर हाउएवर डाल सकते हो ना, तो यहाँ ऑपोजिट डालना पड़ेगा कुछ, तो मैं पहले ऑल्दो डाल के मैं चेक कर लेता हूँ। Although Darwin did not know about James, Mendel's paper set the stage for understanding understanding के आगे मोस्टली फॉर यूज होगा। फिर आपको प्रोनाउंसिएशन में चेक कर देना है। Although Darwin did not know about genes, अगर यहाँ however होगा, अगर यहाँ however है तो यहाँ कुछ ऑपोजिट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ सिर्फ डार्विन की बात हो रही है, तो यहाँ इसलिए मैंने although डाला। एक और कर लेते हैं, ये अपने आप मतलब ये खुद से कर लेता है। चलो, किसके बारे में? ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। The environmental impact of the global textile industry is hard to overstate. 1/3 of the water used worldwide is spent fashioning fabrics. For every ton of cloth produced, जो भी clothes produced होते हैं, 200 tons of water is polluted with chemicals and heavy metals. An estimate 1 trillion kilowatt hours of electricity powers the factories that card and comb, spin and weave, cut and stitch materials into everything from t-shirt to towels. यहाँ कॉमा है, तो यहाँ ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कॉमा के पास हमेशा जीरोंड होता है, लेकिन यहाँ बहुत सारे अलग अलग सिनोनिम्स जीरोंड दिए गए, तो मैं छोड़ देता हूँ। इंडिया विथ समथिंग ऑफ, एंड इफ यू बिल्ड इट दे विल कम एटीट्यूड। मिस्टर चौधरी हैज स्टीयर्ड प्रतिभा डैश द तो यहाँ प्रॉब्लम है कि मिस्टर चौधरी कौन है और प्रतिभा कौन है, ये आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको पता पड़ेगा कि ये हाँ इन लोगों ने किया क्या है। ये भी छोड़ रहा मैं। Initially, the company could not find enough organic farms growing cotton in central India. इंग्लिश कौन है आपका क्लास में आ रहा मुझे ये मुझे लगता है पूरा का पूरा करना ही पड़ेगा। The environmental impact of the global textile industry is hard to overstate. 1/3 of the water used worldwide is spent fashioning fabrics. ठीक है, for every ton of cloth produced, 200 tons of water is polluted with chemicals and heavy metals. तो वाटर को फैशनेबल बनाना, मतलब फैब्रिक्स मतलब क्लोथ्स को फैशनेबल बनाने के लिए हम वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं केमिकल्स के साथ। An estimated 1 trillion kilowatt hours of electricity powers factories that card and comb, electricity की बात हो रही है, spin and weave and cut and stitch materials into everything from t-shirt to towels. तो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, तो अगर इतना सारा हम काम कर रहे हैं तो वेस्ट हम छोड़ देता है उसको, तो मैं यहाँ लिविंग कर रहा हूँ, लिविंग बिहाइंड mountains of solid waste and massive carbon footprint. Where the industry is today is not, अगर यहाँ ऐसे क्या बोलते हैं उसको, कोटेशन दिए गए हैं, तो ऑब्वियसली कोई बोल रहा होगा। तो यहाँ श्रेया शंकर
श्रेयास्कर चौधरी बोल रहा है यहाँ, वेयर द इंडस्ट्री इज टुडे इज नॉट रियली सस्टेनेबल फॉर द लॉन्ग टर्म, सेज श्रेयास्कर चौधरी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रतिभा सिंटेक्स। तो ये कंपनी है ना प्रतिभा सिंटेक्स, तो लगा यहाँ ये किसी का नाम है। ओके, तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर बेस्ड आउटसाइड इंदौर इंडिया विद समथिंग ऑफ एन बिल्ड इट दे विल कम एटीट्यूड। मिस्टर चौधरी हैज स्टीयर्ड प्रतिभा लीडिंग एज ऑफ इको फ्रेंडली टेक्सटाइल प्रोडक्शन। तो मिस्टर चौधरी ने अपनी कंपनी को एक बहुत ही अच्छी पोस्ट, मतलब एक बहुत अच्छी ऊंचाई पर पहुंचाया है। तो उसकी तरफ, ऊंचाई की तरफ, तो मैं यहाँ टूवर्ड कर रहा हूं, ठीक है, ओवर द, टूवर्ड द, तो टूवर्ड सबसे ज्यादा, ओवर द तो नहीं आएगा, ठीक है। Under his direction, Pratibha began making clothes with organic cotton in 1999. Initially, the company couldn't find enough organic farms growing cotton in central India. कि उनके पास इनफ कॉटन नहीं था उनकी फैक्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए। Initially, the company couldn't find enough organic farms growing cotton in central India to supply its factories. उनकी फैक्ट्रीज को सप्लाई करने के लिए उनके पास नहीं था, टू सप्लाई। अभी प्रॉब्लम ये है कि इन सेंट्रल इंडिया, यहाँ सेंटेंस खत्म हो जाना चाहिए। इनिशियली द कंपनी कुडंट फाइंड इनफ ऑर्गेनिक फार्म ग्रोइंग कॉटन इन सेंट्रल इंडिया, पर कहाँ उसकी फैक्ट्री को, मैंने आपको बोला हैप्पी बर्थडे टू यू, किसको, टू यू, टू सप्लाई इट्स फैक्ट्रीज। तो टू के पास हमेशा, यहाँ मुझे लग रहा है कि ये एज अ प्रीपोजिशन से खत्म हो रहा है सेंटेंस, लेकिन अगर खत्म नहीं हुआ तो आप टू सप्लाई डाल सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ कॉमा होता तो मैं यहाँ आंख बंद करके सप्लाई डाल देता, लेकिन यहाँ कॉमा नहीं है तो इसलिए मैं टू सप्लाई डाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ हो सकता है। हाँ, to meet production demands, Chaudhary's team had to convince conventional cotton farmers to change their growing methods. Pratibha provided seeds, cultivation instruction and guarantee of fair trade prices for dash crops. कैसे crops? Adjective. Pratibha provided seeds to meet production demand. Chaudhary's team had to convince conventional cotton farmers. वो farmers की बात हो रही है यहाँ। तो प्रतिभा ने क्या किया, जो कंपनी है वो फार्मर्स को सीड्स देती थी, कैसे उगाना है वो देती थी, और उनको गारंटी देती थी कि हम आपको आपके क्रॉप्स की, आपके तो फार्मर्स, आपके क्रॉप्स तो देयर क्रॉप्स, ठीक है, यहाँ बहुत सारे फार्मर्स हैं इसलिए। और सबमिट रखा है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ कितना टाइम हो गया, 5 मिनट है ना, तो टाइम सेंसिटिव है, तो आपको जितना हो सके तो आराम से सोच समझ के करना। ऑब्वियसली अगर ये आपको पता नहीं पड़ रही, अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ के कर रहे हो ना, तो यहाँ से शुरुआत कर देना, आपको धीरे धीरे खत्म, मतलब पता हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे थोड़े कॉन्फिडेंस की जरूरत है, तो आप इजीली पहले कर देना और फिर बाद हार्ड की ओर जाना, ठीक है। मैं तो हमेशा वही प्रीफर करता, जिन लोगों को अच्छा सा इंग्लिश आता है उन लोगों को ऐसे बोरिंग नहीं फील होता कि यार कहाँ ढूंढेंगे आंसर, ठीक है। और लास्ट वाला कर देता है, कहाँ से शुरुआत की थी आपने, फिलिंग द ब्लैंक्स, सॉरी हाईलाइटिंग करेक्ट वर्ड्स, फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है, फिर रीड अलाउड कर रहे हैं, उसके बाद रीडिंग में फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है, लास्ट में टोटली फिलिंग द ब्लैंक्स मल्टीपल वाली करनी है, ठीक है। ये वर्ड्स वन वाला हमने किया था। मैं सेकंड पेज में चला जाता हूँ, जनवरी प्रेडिक्शंस, क्वेश्चन नंबर्स और सेकंड, स्टीवन पिंकर, इसकी बुक है मेरे पास, स्टीवन पिंकर कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट बेस्ड नोन फॉर हिज बुक। पहले मैं आंसर देख लेता हूँ, चलो ना, मैं बता देता हूँ ये आंसर यहाँ ही क्यों आएगा। तो ये है इफ इट वेनिश फ्रॉम आवर स्पीसीज, तो क्या है मैं पहले पढ़ के बताता हूँ, रीड अलाउड भी हो जाएगा ना अपना। Steven Pinker, a cognitive psychologist based known for his book The Language Instinct, has called present perfect tense music auditory cheesecake, an exquisite confection crafted to tickle the sensitive spots of at least 6 of our mental faculties. तो यहाँ मैं पहले टाइटल देख लेता हूँ, स्टीवन पिंकर का है ना, तो यहाँ म्यूजिक की बात हो रही है,
इफ इट डैश फ्रॉम आवर स्पीसीज, अगर वो अपनी स्पीसीज से, अगर अपनी जिंदगी चेंज नहीं होती, अगर वो चला भी गया होता या आ भी गया होता तो अपनी जिंदगी चेंज नहीं होती। तो चेंज होने के लिए किसी को आना और जाना पड़ता है। तो यहाँ आना और जाने में कोई है भाई, आने में है कोई रिमेन्ड और वेनिश्ड, दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, remained, or if it remained from our species, the rest of our lifestyle would be unchanged। अगर वो अपने स्पीसीज में रही, मतलब लैंग्वेज की बात हो रही है या म्यूजिक की बात हो रही है, तो वो आपकी लाइफ में कोई मतलब अनचेंज रहेगी आपकी लाइफ नहीं, आपको वैनिश एज ऑपोजिट चूज करना है। ठीक है, फिर क्या है, द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल वुड बी डैश अनचेंज्ड। तो वर्ब है तो हमेशा आगे एलवाई आएगा। तो कौन सा है एलवाई वाला? एक ही, लकी, एक ही है। ऑन द कॉन्ट्रारी अदर्स हैव आर्ग्यूड, एक पार्टी यहाँ ये सब बोल रही है तो दूसरी पार्टी यहाँ कुछ और बोल रही है। तो दूसरी पार्टी की बात करने के लिए हम ऑन द अदर हैंड, कॉन्ट्रास्ट, इन कॉन्ट्रास्ट यूज करता है। तो यहाँ ऑपोजिट वाला कौन सा शब्द है? कॉन्ट्रास्ट। ऑन द अदर हैंड, लेकिन यहाँ अदर तो है नहीं, सॉरी कॉन्ट्रास्ट नहीं, कॉन्ट्रारी। हाँ, अगर यहाँ इन होता ना, इसीलिए मैं कर रहा था, अगर इन होता तो कॉन्ट्रास्ट आता। ठीक है, यहाँ ऑन है तो यहाँ कॉन्ट्रारी आएगा। इन द एडिशन यूज करते हैं ना, ऐसे ही, इन द कॉन्ट्रास्ट, इन द एडिशन, ऑन द कॉन्ट्रारी। फिर है म्यूजिक along with the art and literature is part of what makes people human. Its absence would have a brutalizing effect. Philip Ball, a British science writer and an dash music enthusiast. तो म्यूजिक एंथुजियास्ट का मीनिंग क्या है? एंथुजियास्ट का मीनिंग बहुत पॉजिटिव, ये बहुत पॉजिटिव शब्द है। एंथुजियास्ट का मीनिंग जिसको बहुत ही कुछ चीजें बहुत पसंद है म्यूजिक की। तो ऐसा कौन सा शब्द है यहाँ जो बहुत ही पॉजिटिव है? इनग्रेन भी हो सकता है और एविड भी हो सकता है। तो आई एम अ वेरी एविड रीडर, मैं बहुत, ये 7-8 बैंड का मैं जो भी बोला ना, जो वो सेंटेंस वो 7-8 बैंड का है। आई एम अ वेरी एविड रीडर, तो उसका मीनिंग है कि मैं बहुत ही पसंद करता हूँ रीडिंग करना। तो जब भी कोई बहुत ही पसंद करने वाली चीज हो तो उसके पास मोस्टली एविड यूज होता है, इनग्रेन नहीं होता। He says that music is, इनग्रेन का मीनिंग अंदर स्थापित हो गया। ठीक है, तो स्थापित होने के लिए कुछ होना चाहिए। किसमें स्थापित होगा? ऑडिटरी, आपकी ऑडिटरी मतलब कान में, कॉग्निटिव मतलब दिमाग, और मोटर फंक्शन में है तो हाथों में, अपनी बॉडीली मूवमेंट में। वी हैव अ म्यूजिक इंस्टिंक्ट, तो म्यूजिक की हमारे पास क्या है? तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है ऑब्वियसली, हमारे पास म्यूजिक की क्या है? सेंस है कि इंस्टिंक्ट है? यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारे के सारे सही होंगे पर ये वाला शायद गलत होगा, 50-50 का चांस रहेगा। We have a music dash as much as language instinct। तो प्रॉब्लम है कि यहाँ इंस्टिंक्ट डाला गया तो क्या यहाँ इंस्टिंक्ट डाले कि नहीं डाले। तो मैंने आगे भी आपको बताया कि अगर ये राइटर ऐसा है कि जिसने एक वर्ड ज्यादा बार यूज किया है तो आप ट्राई करना उसको तीसरी बार भी यूज कर दो। तो यहाँ इंस्टिंक्ट ये रहा, ऊपर इंस्टिंक्ट ये रहा, तो आप ट्राई करना यहाँ भी इंस्टिंक्ट डाल दो। इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि सेंस डालो कि इंस्टिंक्ट डालो। मुझे अगर कंफ्यूजन है तो मैं फिर राइटर का चूज करूंगा। हाँ, वो ज्यादा जानता है इसीलिए तो लिखा है ना। फिर नेक्स्ट, ये वाला अपने क्लास में किया गया है। हाँ, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, अगर आपके पास ज्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? ऑब्वियसली एडवांटेज, है ना, यहाँ एक ही चूज हो सकता है, एडवांटेज। फिर है हायर एजुकेशन डैश आर, तो इसका मीनिंग क्या है? अगर यहाँ एज अ वर्ब, आर है ना वर्ब है, इजेमर वर्ब, अगर यहाँ वर्ब है इसका मीनिंग क्या है कि ये आगे वाला पूरा पूरा नाउन है, तो आपको नाउन ढूंढना है। हायर एजुकेशन एग्रेसिव आर, हायर एजुकेशन वर्कफोर्स वो हो सकता है, हायर एजुकेशन वीकनेसेस आर लेस लाइकली टू बी, हायर एजुकेशन ग्रेजुएट्स आर लेस लाइकली, यहाँ
लोगों की बात हो रही है तो यहाँ ग्रेजुएट्स आएगा। क्यों यहाँ अनएम्प्लॉयड लिखा है? तो अनएम्प्लॉयड तो लोग होते हैं ना, तो लोग कैसे होते हैं? ग्रेजुएट्स या इलिटरेट होता है। तो मैं यहाँ ग्रेजुएट्स डाल रहा हूँ। are less likely to be unemployed and dash to have verb आएगा ना यहाँ, ये की verb है tend to have। अगर यहाँ to have लिखा है, यहाँ अगर आप कहीं भी कोई भी पैराग्राफ हो यहाँ tend दिख रहा है तब डाल सकते हो, क्योंकि ये पूरे के पूरे थीम, ये पूरी की थीम में हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एजुकेशनल है पैराग्राफ पूरा, तो यहाँ tend to have यूज हो सकता है। higher incomes that than those without such qualifications having a highly educated, तो यहाँ फिर से ये can के आगे हमेशा नाउन होता है, आर के आगे हमेशा नाउन होता है। having a highly educated, तो highly educated क्या होते हैं? लोग होते हैं। तो यहाँ लोग का कुछ बचा है ना, ये बचा है वर्कफोर्स। तो वर्कफोर्स का बहुत ज्यादा लोग हो तो उसको वर्कफोर्स बोलता है, तो मैं वर्कफोर्स डाल रहा हूँ। Can also lead to increased productivity and innovation and make Australia more more faster, more competitive। ये सुपरलेटिव डिग्रीज आते हैं ना, आपने कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री इसमें से उठा गया। तो आप अगर आपको डिग्रीज आती है तो यहाँ एकदम आसानी से आंसर मिल जाए। Can also lead to increased productivity and innovation and make Australia more aggressive in global market। तो यहाँ दो आंसर हो सकते हैं, अग्रेसिव और कंपेटिटिव, लेकिन हाँ ये 50-50 हो सकता है। लेकिन अगर आप डालोगे तो क्या डालोगे? पूरा पैराग्राफ रीड करके फिर दिल में से जो आंसर आए वही डालना पड़ेगा, कि यहाँ दोनों आंसर पॉसिबल है। अगर मैं होता तो क्या डालता? हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस प्रोवाइड अ सब्सटेंशियल एडवांटेज इन द लेबर मार्केट। हायर एजुकेशन ग्रेजुएट्स आर लेस लाइकली टू बी अनएम्प्लॉयड and tend to have higher incomes than those without such qualifications. Having a highly educated workforce can also be lead to increased productivity and innovation and make Australia more aggressive in the global market। अगर इतना तो मैं हायर इनकम्स, अगर मैं होता तो यहाँ अग्रेसिव डालता, जो गलत होता ऑब्वियसली, है ना, गलत है। तो जो दिल में आए वही आपको करना है, भले 5 में से 4 हो, तो ही आपकी जितना फेल होंगे उतने ही ज़्यादा सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको मैंने जो भी टास्क बताया ना वही टास्क है आपको करना है। मैं फिर से लास्ट में बता देता हूँ, कितना टाइम हुआ है? 10 मिनट्स है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कैसा कैसा करना है। Incorrect words, filling the blanks, read aloud, filling the blanks। तो सबसे पहले आपको करना है हाईलाइटिंग करेक्ट वर्ड्स। आपको फोकस्ड रहना है जितना हो सके उतना, हर एक वर्ड पे आपकी नजर होनी चाहिए, है ना। क्यों? आप बुक्स तो रीड करते नहीं, कुछ रीड तो करते नहीं, तो आपको पीटी का यही आपको फिर हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स करना है, जितना हो सके उतना करना है, ठीक है। तो इसके साथ साथ रीडिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको ऐसा ही लगेगा कि आप कुछ रीड कर रहे हो, बट टेस्ट दे रहे हो, रियली में तो टेस्ट दे रहे हो, पर आपको ऐसा सोच के करना है कि मैं रीड कर रहा हूँ, जितना हो सके इतना। ये वाला हो जाए उसके बाद आपको करना है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो आपको पता पड़ जाएगी हाँ यहाँ क्या क्या हो सकता है। रैंडी कंसिडर्स YMCA her lifeline, है ना। तो यहाँ आपको बता रही कि यहाँ ऑब्वियसली अगर आपने हाईलाइटिंग करेक्ट वर्ड्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया है तो यहाँ आपको बहुत जल्दी मतलब वो आप क्या बोलते हैं उसको कैचअप कर पाओगे, ठीक है। रैंडी weighs more than 300 pounds and has borderline diabetes but she controls her blood sugar and keeps her bright side on her life। पता नहीं सब कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है अपने? रीड अलाउड करना है जितने हो सके इतने, क्योंकि रीड अलाउड में हमेशा आप सोचना 2 to 3 वर्ड्स मिनिमम हार्ड होंगे ही होंगे, इसीलिए बाकी रीड अलाउड देते ही क्यों, है ना। अगर इतना इजी होता है। कन्फेडरेसी आपको मनता नहीं, एमेंसिपेट। आज मैंने डॉक्टर मार्टिन ल्यूथर किंग की स्पीच यूट्यूब में बताई, उसमें था एमेंसिपेशन, कन्फेडरेसी नहीं था, एमेंसिपेशन था। स्लेव्स भी शब्द था, है ना।
जस्टिस भी शब्द बहुत बार आया था, नेसेसिटी शब्द बहुत बार आया था, कन्वीनियंस शब्द बहुत बार आया था। हाँ ठीक है, ये वाला हो जाए, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। ये वाले तो आपको हमेशा करनी है, रीडिंग की फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स हमेशा आपको करनी है, और कुछ करे ना करे। 100 डिग्री अब इसलिए आपको याद भी होने चाहिए, लेकिन याद नहीं रहेंगे। हाँ तो अब जितना हो सके आप शब्द से ढूंढने का ट्राई करना कि यहाँ किसकी बात हो रही, फिजिक्स की, तो फिजिक्स के टर्म ज्यादा आएंगे, है ना। अभी आपने वो चार्ल्स डार्विन वाला किया ना, बायोलॉजी वाला, तो वहाँ ग्रोथ भी था, डेवलपमेंट भी था, एवोल्यूशन भी था, सारे के सारे मीनिंग सेम है, लेकिन साइंस का थीम थी, तो मैंने वो दोनों को हटा के सिर्फ इवोल्यूशन चूज कर लिया, वही सही आंसर था। ठीक है, तो आपको ढूंढना है ऐसा शब्द, ऐसी थीम, ऐसा टॉपिक जो उसके रिलेटेड हो आंसर, है ना। तो अगर आप दिल से ऐसे तुक्का मारोगे तो भी सही पड़ेगा, तो लेकिन तुक्के का भी कोई फंडामेंटल फाउंडेशनल बेस होना चाहिए एकदम स्ट्रॉन्ग वाला। ठीक है, और लास्ट में है, लास्ट में सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, मल्टीपल वाले बोट्सवाना, यह सबसे हार्डेस्ट, मतलब सब सेकंड सबसे हार्डेस्ट। ये सब हो जाए और ज़्यादा टाइम बचा हो, दिमाग का दही करना हो, तो आप लास्ट में ये तो कर ही सकते हैं। कहाँ गए रिऑर्डर पैराग्राफ्स, ठीक है। तो मैंने इसके पहले प्रीवियस लेक्चर के भी पहले वाला लेक्चर में 5 टिप्स दी थी, 5 टास्क की टिप्स दी थी, आपको ऐसे ऐसे करना है, वो बेसिक लेवल थी। तो ये वाला एडवांस में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पैराग्राफ्स बड़े बड़े हो गए हैं, उसमें मैंने रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस छोटे छोटे डाले थे। तो यहाँ ऑब्वियसली हाईलाइटिंग करेक्ट वर्ड्स आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा, वो 10 सेकंड्स में खत्म हो जाता है, तो ये ऑब्वियसली मिनट तक चलेंगे। ठीक है, तो आप प्रीवियस के भी प्रीवियस वाला लेक्चर आप सुन लेना, जिसको मैंने 101, हाँ पीटी लेक्चर 101 मैंने नाम दिया गया है, आज मैंने पब्लिश किया 102 था, और ये वाला 103 में जाएगा। ठीक है, तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है, यही सेम असेंडिंग ऑर्डर में, नीचे से लेकर ऊपर ऊपर जाना है आपको। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर भी पब्लिश हो जाएगा, और हो गया, टाइम हो गया, कल मिलता है।